आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है, और उसकी यूनिट्स को। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस को। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो ज़रूरी हैं इक्विलिब्रियम पर होने के लिए, किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए, या अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पर मौजूद है तो वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनका सेम होना ज़रूरी है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, चूँकि जो है मटेरियल जो हैं, ठीक है, उनका एक्सचेंज हो रहा होगा एक्सटर्नल सिस्टम के साथ। तो इस तरह से आप जो है इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रेशर का होना ज़रूरी है सेम, ठीक है, टेम्परेचर, और फिर इसके अलावा कंसंट्रेशन है, फिर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो है वो भी सेम होना चाहिए, और आखिर में जो है अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इक्विलिब्रियम पर होने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनका सेम होना ज़रूरी है। अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और दोबारा से वो अपने आप को अटेन करेगा। इसी तरह से टेम्परेचर और कंसंट्रेशन इन सब का ताल्लुक है कि अगर आप उनको सेम रखेंगे तो वो चीज़ें जो है इक्विलिब्रियम पर फॉरएवर जो है वो हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम पर होंगी। लेकिन अगर आप कोई भी उनमें चेंजिंग लाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और वो दोबारा अपने आप को इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और इसको ली शीटलियर इफेक्ट कहा जाता है या ली शीटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी यूनिट्स की तरफ, ठीक है, कि इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो पहले बढ़ते हैं कि केसी है क्या, ठीक है। केसी की हम उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रेशियो ऑफ रिएक्टेंट है इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये रेशियो ज़ाहिर करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो, तो उसको हम केसी कहेंगे। तो केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। तो ये जो है ये कैसी को एक्सप्रेशन इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। तो अगर लेट्स सपोज प्रोडक्ट में हमारे पास सी और डी थे, ठीक है, और रिएक्टेंट्स में हमारे पास ए और बी थे, तो इनको हमने इस तरह से लिखा था। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ें आपने याद रखी हैं कि ये किस किस को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ब्रैकेट्स जो हैं ये मोलर कंसंट्रेशन को, ठीक है, ये ब्रैकेट्स जो हैं किसको ज़ाहिर कर रही हैं, मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रही हैं। और जो नॉमिनेटर में हैं ऊपर जो हैं वो जो ज़ाहिर कर रही हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जैसा कि हमने लिखा है। और जो डिनोमिनेटर में हैं ये ज़ाहिर कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को, ठीक है। और ये जो ऊपर पावर्स हैं, ठीक है, ये जो है किसी भी इक्वेशन में, जो केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होंगे उनके सामने जो वैल्यू होगी उसको ज़ाहिर करें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2 प्लस I2, और ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन बनता है 2HI, ठीक है, कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करेंगे और इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ये है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखें हाइड्रोजन आयोडाइड के सामने क्या लिखा है 2, तो इसको आपने स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। मतलब ये है कि इस इक्वेशन में तो नंबर ऑफ मोल को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो इस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है डिनोमिनेटर में, और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन है, तो इनके सामने चूँकि कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो हम इनको इसी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, केसी को। अब अगर हम इनकी यूनिट्स की तरफ बढ़ें, ठीक है, तो यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स जो हैं डिपेंड करता है
कि केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, कैसी की यूनिट जो है वो डिपेंड करती है कि केमिकल इक्वेशन कैसी है। अगर तो लेट्स सपोज यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दोनों तरफ पर इक्वल होंगे तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो होगी इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अगर जो है नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी कैसी की। देखिए यहाँ पर 2 मोल हैं और एक मोल इसका हो गया और एक मोल इसका हो गया, तो अगर आप इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर प्रोडक्ट में यहाँ पर ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट की और वैल्यू आएगी, और अगर इसी तरह से जो है रिएक्टेंट्स में ज़्यादा वैल्यू आएगी तो वो उसकी इस तरह से केसी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज पहला जो केस है हमारे पास केसी की वैल्यू के लिए, यूनिट ऑफ केसी के लिए, ठीक है, यूनिट ऑफ केसी के लिए जो पहला केस है उसमें यह है कि दोनों तरफ जो है जो नंबर ऑफ मोल हैं रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट्स के, उन दोनों के नंबर ऑफ मोल इक्वल है। मतलब ये हो गया कि उन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन जो है वो सेम आ रही है, या नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और ये रिएक्शन कर रहे हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसकी भी जो कंसंट्रेशन होगी वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की भी इसी तरह से मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और आयोडीन की और यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब देखें इसकी इक्वेशन बनाएं केसी की, तो केसी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके सामने 2 लिखा हुआ तो इसको स्केयर कर दें, और इसी तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए। ठीक है, तो अगर आप इनकी कंसंट्रेशन को लिखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, मोल पर, ठीक है, इनकी हम यूनिट्स को लिख लें कि तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, और इसी तरह से हाइड्रोजन की क्या कंसंट्रेशन थी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो केसी की जो आपके पास यूनिट आएगी वो होगी नो यूनिट। ठीक है, इस केस में जो आपने याद रखना है वो ये होगा कि अगर नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ एक जैसे हों प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के, तो उस वक्त केसी की आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ कि जब प्रोडक्ट में वैल्यू ज़्यादा आ जाए। ठीक, तो इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा केस है उसमें ये जो सब्सटेंस है ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम जो है इसकी वैल्यू को लिखें, इसकी पहले इक्वेशन बनाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जो सामने 2 लिखा हो तो इसको स्क्वायर से साथ कर देंगे, और यहाँ पर जो है वो इसी तरह से ये लिखा होगा। ठीक है, तो जब हम इनकी कंसंट्रेशन को देखेंगे, चूँकि ये भी मोलर कंसंट्रेशन है और ये भी मोलर कंसंट्रेशन है, तो इसमें हमारे पास ऊपर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है ये इसी तरह से आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो पावर होगी वो आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो उसको एक और स्टेप में कर ले, चूँकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आपके पास मोल पर डेसीमीटर
क्यूब आएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। अब जो तीसरा गैस है वो क्या है कि इसमें आपने याद रखनी है कि अगर जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे तो आपके पास जो यूनिट आएगी वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आएगी। और इसी तरह से जब आप जो है एक तीसरा केस है जिसमें क्या है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उस केस में हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्शन करते हैं और इसके नतीजे में अमोनिया बनता है। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे ये, और यहाँ पर जो है इक्वेशन बैलेंस है। अब देखें यहाँ पर जो है वो 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस की यूज़ हुए। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन बनाते हैं, यह कौन सा अमोनिया। ठीक है, प्रोडक्ट लिखेंगे अमोनिया और इसके बाद जो है इसके सामने क्या लिखा है 2 और इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह से हम यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन, ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको इसी तरह से छोड़ दें और हाइड्रोजन जो है इसकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर आप क्यूब लगा दें चूँकि इसके सामने जो है वो 3 लिखा हुआ है। अब जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं इससे के लिए बेहतर ये कि आप जो है अभी से इनकी यूनिट्स लिख लें, उसी तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या बाद में भी इनको। तो इनको हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, जो इनकी मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट थी, और इसी तरह से इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब। ठीक हो गया, इसके स्टेप को समझना है। तो यहाँ पर देखें इसकी पावर 2 है, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ, तो इसकी पावर क्या बच जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास इक्वेशन में इस तरह से आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको इधर तक भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको फर्दर और जो है वो सॉल्व करना चाहें, ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, जो है आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसको अगर आप फर्दर एक और स्टेप में सॉल्व करना चाहें तो आपके पास जो लास्ट वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो देखें अगर हम जो है इसको लेकर जाए ऊपर, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी मोल पर ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। और इसको हम जो है आगे फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये मोल इन्वर्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही है दोनों के साथ, और मोल डेसीमीटर क्यूब इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये आएगी इस तरह मोल इन्वर्स, जब इसको आप ऊपर लेकर आएंगे तो डेसीमीटर क्यूब 6। ठीक है, तो आप जो है इसको इधर तक रहने दें। ठीक है, आगे जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने तो हमने इससे क्या सीखा है कि अगर जो केसी की यूनिट होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरह से इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अगर जो है वो इन दोनों की जो मोलर रेशो है, ठीक है, वो का सेम होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, केसी की कोई यूनिट नहीं है। कि अगर दोनों तरफ, मैंने आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल दी थी, तो उसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम थे तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर यूनिट उनकी कोई यूनिट नहीं बन रही थी। इसी तरह से जो है वो हमने दूसरे केस में देखा कि किस तरह से जो है वो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन गया था, और लास्ट केस में हमारे पास ये इस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप जो है इनको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इससे हमने क्या देखा कि केसी की जो यूनिट है वो डिपेंड करती है कि इक्वेशन कौन सी है।
ठीक है। कभी वो यूनिटलेस भी हो सकती है, कभी उसमें यूनिट भी आ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो यूज़ हुई है।